नमस्कार, मैं प्रभाकर सिंह, पूर्व प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक। आज एक विशेष विषय है। जैसे कि शादियों का लगन शुरू होता है तो दे धड़ाधड़ 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 शादी होती रहती है। ऐसे ही देश में अब बैंक में जो लोग नौकरी की इच्छा चाह रहे हैं उसका लगन चालू हो गया है। अब IBPS RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, अब इसने IBPS ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी वो लोग जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये पहला IBPS का इस साल का नोटिफिकेशन है। इसमें 4 तरीके के फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे जो ग्रामीण बैंक में काम करना चाहते हैं क्लर्क के पद पर, या ऑफिसर स्केल 1 जिसे प्रोबेशनरी ऑफिसर, या जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं, दूसरा मैनेजर, तीसरा है असिस्टेंट सीनियर मैनेजर। ये 3 तरह के 4 तरीके से हमारे पास बैंक में काम करने का मौका है। पहला क्लर्क, दूसरा असिस्टेंट मैनेजर जिसे हम लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बोलते थे, तीसरा है मैनेजर या ऑफिसर स्केल 2, और चौथा है ऑफिसर स्केल 3 या सीनियर मैनेजर। स्केल 2 स्केल 3 वो लोग भर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी बैंक में 2 साल 5 साल काम कर चुके हैं, 2 साल 5 साल काम कर चुके हैं। अब ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है ग्रामीण बैंक, जो लोग अपने ही क्षेत्र में रह करके सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अगर हम नेशनलाइज बैंक की बात करें, नेशनलाइज बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि सारे सरकारी बैंक, SBI को छोड़ करके अगर इन सभी बैंकों में हम काम करना चाहते हैं तो हमको पूरे इंडिया नौकरी करनी पड़ सकती हो सकती है। आज आप यूपी में हैं, कल छत्तीसगढ़ में, कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं भी जा सकते हैं। यानी जिसको होम सीकनेस है या जिनके घर पे ऐसी परिस्थितियां हैं वो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, उनके लिए ये सबसे अच्छी नौकरी है। सबसे बैंक में सबसे अच्छी नौकरी मानी जाएगी। इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आप अपने घर के आसपास रह करके बैंक में नौकरी कर सकते हैं, चाहे वो क्लर्क का पद हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, या इसी को प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बोलते हैं। इस तरह का हम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अपने एरिया में, जैसे मान लीजिए कोई यूपी में काम करना चाहता है, वो भी यूपी के किसी पूर्वांचल पार्ट में काम करना चाहता है, तो बड़ौदा यूपी बैंक में अपनी नौकरी लेकर के आसपास के क्षेत्रों में काम कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई हिमाचल प्रदेश का केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में काम करना चाहता है, वो भी बैंक में काम करना चाहता है, तो वो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में अपनी ज्वाइनिंग ले सकता है एग्ज़ाम को पास करके। तो अब जिनको होम सीकनेस है या जिनको कुछ मजबूरियां हैं, वो अपने शहर या अपने क्षेत्र या अपने राज्य में रह करके नौकरी कर सकते हैं। हाँ, अब इस ग्रामीण बैंक में भी कुछ प्रॉस एंड कुछ कॉन्स होते हैं। इसमें उतना तेज प्रमोशन नहीं होता जितना तेज नेशनलाइज बैंक होता है। नेशनलाइज बैंक हमने बोला, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कनारा बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, उसमें प्रमोशन तेज होता है, इसमें प्रमोशन कम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग समस्या रहती को अपने घर पे अकेले हैं, मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकते, या उनको होम सीकनेस है, इन तरह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप कोई ग्रामीण बैंक में ज्वाइन कर लें। ग्रामीण बैंक में ज्वाइन करने की इच्छा है तो उसके साथ हमको एग्ज़ाम भी पास करने पड़ेंगे। अब बात करें एग्ज़ाम की, इस RRB में दो तरह के पोस्टें हैं। 2 तरह के पोस्टें कौन कौन से हैं? एक है क्लर्कियल जिसे बोलते हैं ग्रेड B, और एक है ऑफिसर जिसे बोलते हैं ग्रेड A। यानी ग्रुप A में ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर्स में स्केल 1 हो गया, स्केल 2 हो गया, स्केल 3 हो गया। अगर कोई फ्रेशर है तो वो स्केल 1 का फॉर्म भरेगा, स्केल 2 स्केल 3 का फॉर्म कौन भरेगा मैं आगे अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैं बैंक से रिजिग्नेशन दिया, एज ए PO मैंने ज्वाइन किया, फिर हमने प्रमोशन लेकर के ऑफिसर स्केल 2 बना जिसे मैनेजर बोलते हैं, और फिर हमने बैंक की नौकरी छोड़ दी क्योंकि मुझे पूरे भारत में नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। मुझे होम सीकनेस था, नए नए जगह हमको अच्छे पसंद नहीं आते, इसीलिए हमने वो नौकरी छोड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा विभाग में अब मैं प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। एक अच्छी नौकरी है और हम अपने राज्य में काम करने का मौका मिला। इसी तरह जिसको होम सीकनेस है या जिनको घर पे रहने की इच्छा, वो अपना
इस तरह के फॉर्म को भर करके अपने घर के आसपास में एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं, एक समाज में अच्छी इज्जत के साथ जी सकते हैं। अब इसमें दो तरह का फॉर्म है, एक क्लर्कियल कैडर का जिसे बोलते हैं ग्रुप बी, या जिसे बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ऑफिस असिस्टेंट मतलब आपसे चाय पानी नहीं पिलाया जाएगा, आपको क्लर्कियल काम करना है। दूसरा है ऑफिसर कैडर। ऑफिसर कैडर में इसको बोलते हैं ग्रुप ए, जिसमें स्केल 1 मतलब असिस्टेंट मैनेजर, या पीओ, स्केल 2 मतलब मैनेजर, स्केल 3 मतलब सीनियर मैनेजर। अब अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम दो पैटर्न में होगा। ऑफिस असिस्टेंट का दो पैटर्न में होगा, एक तो वो होगा प्री, दूसरा होगा मेंस। अब हम बात कर लें ऑफिसर स्केल में। ऑफिसर स्केल में प्री भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू भी होगा। अब आगे बात करते हैं हम इसी में। अच्छा, आरआरबी को कंडक्ट कराता है आईबीपीएस और नाबार्ड मिल करके। अब देखिए कितने ग्रामीण बैंक हैं। अगर हम ग्रामीण बैंकों की बात कर लें तो मोर और लेस हर स्टेट में है, मोर और लेस हर स्टेट में है, दिल्ली को छोड़ करके। जैसे देखिए ने लगभग 43 ग्रामीण बैंक है, जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब अगर ग्रामीण बैंक में काम करना चाहते तो आपको जिस ग्रामीण बैंक में काम करना चाहते हैं या जिस राज्य में है उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज जाननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमको अगर आंध्र प्रदेश में नौकरी करनी है तो हमको तेलुगु भाषा आनी चाहिए। अगर हमको आर्यावर्त बैंक में काम करना है जो यूपी बेस्ड बैंक है तो हमको हिंदी आना चाहिए। अब जैसे हम एग्जाम्पल एक पकड़ लें कि किसी को आसाम ग्रामीण बैंक में काम करना तो इनको आसामीज, बंगाली या बोडो भाषा आना चाहिए, तब ये इस बैंक में नौकरी कर सकते हैं। अब जैसे यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक की बात कर ले, इसका हेड ऑफिस गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में, तो आपको हिंदी, उर्दू या संस्कृत कोई एक मदर टंग होनी चाहिए। अगर मदर टंग ये नहीं है तो इस राज्य में आप ये इस बैंक में नौकरी नहीं कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो इसमें हिंदी होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास टोटल 43 बैंक हैं जिसमें हमको काम करने की अपॉर्चुनिटी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में पकड़ते, कोई हिंदी भाषी स्टूडेंट है जिसको हिंदी भाषी राज्य में काम करना, तो वो बिहार में काम कर सकता है, उत्तराखंड में काम कर सकता है, ऐसे करके हरियाणा में काम कर सकता है, राजस्थान में काम कर सकता है, यूपी में काम कर सकता है, इतने सारे जगहों में काम कर सकता है अपनी मातृभाषा के हिसाब से, जिनको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बात करें कौन कौन एलिजिबल होगा। इसमें एलिजिबल होने के लिए कम से कम इंडियन होना चाहिए या नेपाली होना चाहिए, भूटानी होनी चाहिए या और भी क्राइटेरिया है। ठीक, हम एज की बात कर लें तो अगर हम सीनियर मैनेजर की बात करें स्केल 3 तो 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैनेजर की बात करें तो 21 साल से लेकर के 32 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो 18 साल से 30 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम क्लर्क की बात करें या जिसे मल्टीपर्पज़ स्टाफ बोलते हैं, ये 18 साल से लेकर 28 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हमेशा की तरह ये सरकारी बैंक है तो सरकार के नियम लागू होंगे। SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल, OBC में नॉन क्रीमी लेयर। इस तरह से हमारा रिजर्वेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे हमारे पास रिजर्वेशन दिए गए हैं। अब हम आगे बात कर लें, बहुत सारी कैटेगरीज इसमें दी हुई हैं एक एक करके। अब आगे हम देखते हैं। अच्छा, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है उनको 20% एक्स्ट्रा टाइम मिलता है स्क्राइब स्टूडेंट को। अब एक नया कैटेगरी आई है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो लोग होते हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 8 लाख से कम होती है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। ये तहसील से इनका सर्टिफिकेट बनता है। सर्टिफिकेट भी इनका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। जैसे अभी ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है
तो जब EWS का अगर कोटा लगाते हैं तो आपके पास जो एसेट लाइबिलिटी या EWS का सर्टिफिकेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का बना होना चाहिए, और ये EWS सर्टिफिकेट आपको 1 साल के लिए मान्य होता है। अभी नोटिफिकेशन ये 2023-24 में आया है, यानी फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष 23-24 में आया है, तो आपका EWS का सर्टिफिकेट आपको असेस फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बना होना चाहिए, जो तहसीलदार से बनवाया जाता है। अब EWS में वो लोग नहीं आएंगे जिनके पास 5 एकड़ का खेत है, या जिनके पास 100 स्क्वायर फीट का घर है, या जिसके पास 100 स्क्वायर यार्ड का रेसिडेंटल प्लाट है, या 200 स्क्वायर यार्ड का रेसिडेंटल प्लाट है अदर देन द म्यूनसिपल एरिया। फैमिली में पूरे परिवार के लोग आते हैं जो 18 साल से ऊपर तक के लिए आते हैं। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो मल्टी पर्पज स्टाफ या ऑफिस असिस्टेंट या कलर की बात कर लें, इनके क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इनको क्या होना है, एक बैचलर डिग्री चाहिए, और किसी लोकल लैंग्वेज, जैसे हमने लोकल लैंग्वेज की बात किया, अगर कोई यूपी का तो उसको हिंदी, उर्दू या संस्कृत आना चाहिए, कोई उत्तराखंड में है तो उसको हिंदी या संस्कृत आना चाहिए, कोई आंध्र प्रदेश में तो उसको तेलुगु आनी चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया। और एक डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कंप्यूटर पे काम करने की जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई क्लर्कियल फॉर्म भरना चाहता है या ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और उसको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी मतलब चाहिए, यानी वो बोल सकता है। जैसे हिंदी भाषी लोग तेलुगु नहीं बोल सकते तो हम तेलंगाना के बैंकों में या आंध्र प्रदेश के बैंकों में नौकरी नहीं कर सकते। या अगर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हमारे पास हाई स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम नागालैंड के बैंक में काम नहीं कर सकते हैं। इस विशेष चीज़ को ध्यान देना है। और हमें जो फॉर्म भरना है हिंदी भाषी क्षेत्र के बैंकों का, वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरना है। जैसे मैं कोई गोरखपुर का क्षेत्र का स्टूडेंट है जो यहाँ काम करना चाहता है तो सबसे पहले वो बड़ौदा यूपी बैंक को भरेगा, फिर आर्यावर्त बैंक भरेगा, फिर प्रथमा बैंक भरेगा, इस तरह से अपनी सीक्वेंस भर देगा। अगर अब हम बात करें कि ऑफिसर स्केल 1 इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इनके लिए बैचलर डिग्री चाहिए। अब ये उनको प्रेफरेंस देंगे जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से काम किए, लॉ, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी। यहाँ भी हमको लोकल लैंग्वेज जानना होगा, जैसे यूपी में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, आप वहीं चले जाएंगे असम में तो असमिया, बोडो, इस तरह का लैंग्वेज हमको आनी चाहिए, अदरवाइज आप उस स्टेट का ग्रामीण बैंक का फॉर्म नहीं भर सकते। कंप्यूटर तो आना चाहिए। अब जो है ऑफिसर स्किल 2 जिसकी हम बात कर रहे थे, इस ऑफिसर स्किल 2 में जनरल बैंकिंग यानी वही फॉर्म भर सकता है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2 साल काम कर चुका है और उसका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स आना चाहिए। अब किस में 50% मार्क्स की बात की जा रही है, ऑफिसर स्केल 2 में। ऑफिसर स्केल 1 में और क्लर्कियल वाले में 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जब आप ऑफिसर स्केल 2 की बात करेंगे तब आपको यहाँ पे इस 50% ग्रेजुएशन में होना जरूरी मांगता है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई किया है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चार्टेड अकाउंटेंट है तो उनके पास सीए का होना चाहिए, 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लॉ है, अगर लॉ ऑफिसर है तो उनको 50% क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। सेम ऐसे ही है। अगर स्केल 3 की बात करें, स्केल 3 वो लोग बनेंगे जो किसी बैंक में 5 साल काम कर चुके, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और उनके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% पास हुए हों। ये यहाँ तक हो गया। अगर मालिक परसेंटेज की बात करें, किसी ने 59.99% पाया तो उसका कैलकुलेशन जो होगा 55% माना जाएगा, 60% नहीं माना जाएगा। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़, अब ये उन लोगों के लिए बाधा बन गई है जो पुराने समय में कोई लोन लिए, जैसे एजुकेशन लोन लिए हैं, कोई बच्चे पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लिए हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए, बैंक का लोन पैसा वापस नहीं जमा किए हैं, तो वो ग्रामीण बैंक का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। हम पढ़ के बता देते हैं, जो बच्चे अगर कहीं से लोन लिए हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे, उनका अकाउंट एनपीए हो जा रहा, तो उनका सिविल स्कोर 650 से नीचे आ जाएगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। एट द टाइम
अब जब ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, अब इस नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर उनका नौकरी लगती है, किसी बैंक में ज्वाइनिंग करेंगे, उससे पहले ये अपना क्रेडिट स्कोर इनको सही करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट स्कोर सही नहीं करेंगे तो इनका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, सिविल स्कोर 650 से नीचे है। अगर आपने सिविल स्कोर लिया है, कोई लोन लिया है, गलत अपडेट हो रहा, उसको अपडेट करा करके फिर दें बैंक को, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज उस बैंक से एनओसी लाएं जहाँ से आपका लोन हुआ था। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, ये हमको ध्यान रखना है कि हमारा सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बैंक में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब अगर किसी ने पहले से लोन लिया तो उसको अपना लोन पूरा का पूरा जमा करना पड़ेगा, और पूरा जमा करने के बाद तब जाके आपकी सिविल स्कोर अच्छी होएगी। अब इसमें बात कर ले फीस की, तो एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए या स्टूडेंट के लिए 750 लगेगा, और बाकी के लिए 850 रुपया लगेगा। अब एग्जामिनेशन की बात कर लें, अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है रीजनिंग, दूसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। टोटल ओवरऑल टाइम मिलेगा हमको 45 मिनट। अब इसमें टोटल 80 में से कुछ कट ऑफ बनेगा, वो पार करना हमको होगा, और साथ ही साथ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा। अगर यानी इस कट ऑफ में 2 कट ऑफ हो, ओवरऑल कट ऑफ या सेक्शनल कट ऑफ पार करेंगे तभी जाके हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। अब ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लें तो सेम पैटर्न पे जैसा क्लर्कियल का या ऑफिस असिस्टेंट का। अब अंतर ये होगा, ऑफिस असिस्टेंट वाला पेपर थोड़ी सी ईजी होगी और ऑफिसर स्केल 1 वाला पेपर थोड़ा सा टफ जाता है। अब हम मेंस की बात कर लें, यानी कि मेंस की बात कर लें हम अगर, तो मेंस में क्लर्क का इस तरह सा पैटर्न होता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रह गए और जो आपको 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको करना है वो 40 नंबर का रहेगा, चाहे हिंदी कर लीजिए चाहे इंग्लिश कर लीजिए, कोई एक करना चाहिए। टोटल 2 घंटे का टाइम रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा और पूरा 200 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें भी आपको टोटल कट ऑफ पार करना है, साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना है। सेक्शनल मतलब जैसे मान लीजिए कि ओवरऑल 200 में से कट ऑफ गए 120, और ये मांग लिया कि कंप्यूटर में 10 नंबर चाहिए, आप 8 नंबर पाए हैं, तो आप उस एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ आपने पार नहीं किया। तो सबसे ज़रूरी है कि सारे कट ऑफ पार करने, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कट ऑफ पार करने, ओवरऑल सब्जेक्ट के कट ऑफ पार करने। अगर किसी एक सब्जेक्ट आपका वीक रहा तो आप पीओ बनने का, क्लर्क बनने का सपना छोड़ दीजिए। यानी कोई ये सोचिए हम इंग्लिश से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, कंप्यूटर में नहीं करेंगे, या हिंदी में ज़्यादा कर लेंगे, रीजनिंग में कम। यानी सबको एक नज़र से देखना, सबको बराबर पढ़ना है, नहीं तो किसी एक में ज़्यादा पाएंगे किसी एक में कम पाएंगे तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, आपका बैंक में मैनेजर बनने का या क्लर्क बनने का सपना पूरा नहीं होगा। यही पैटर्न हमारा ऑफिसर में है, असिस्टेंट मैनेजर में। अब अच्छी बात यह है कि अब सिलेक्शन की बात करें तो क्लर्कियल में केवल 2 एग्ज़ाम है, एक प्रीलिम्स है एक मेंस है। इन दोनों एग्ज़ाम के प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मेंस जो है हमारा वो उसी से हमारा स्कोर बनेगा, उसी से हमारी परसेंटेज बनेगी, उसी से हमारी फाइनल ज्वाइनिंग होनी है। यानी कि अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या क्लर्क की बात करें उसमें 2 स्टेज में, एक प्रीलिम्स एक मेंस। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मेंस के नंबर से आपको अलॉटमेंट मिलना, आपको बैंक में नौकरी मिलनी है। अब प्रेफरेंस कम मेरिट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होना। जैसे मान लीजिए एक सीट है पूर्वांचल बैंक में, बड़ौदा यूपी बैंक में लेना, एक का 80 नंबर एक का 70, तो 80 वाले को मिलेगा, 70 वाले को दूसरा बैंक मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस पहले 80 वाले को दी जाएगा जिसका नंबर ज़्यादा है। यानी कि कलर का 2 स्टेज में। ऑफ ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगी। अब बात समझ आ गई, ऑफिसर में 2 स्टेज प्रीलिम्स और मेंस। ऑफिसर स्केल 1 में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और ऑफिसर स्केल 2 और 3 में केवल एक एग्ज़ाम होगा, वही पैटर्न होगा जो ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्कियल के मेंस का है। उसके बाद सीधा हमें इंटरव्यू होगा। ठीक,
अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये चीज़ वर्जन ऑफ टेस्ट, इस तरह से भाषा के हिसाब से हमको उस भाषा में आ जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कोई आंध्र प्रदेश का है तो उसके पास 3 मीडियम एग्जामिनेशन आएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में। अगर कोई छत्तीसगढ़ का है तो इंग्लिश हिंदी में आएगा, कोई गुजरात का है तो उसके पेपर हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और वो गुजराती में भी आएगा। इस तरह से होगा। अब देखिए ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात करें, एक ही एग्ज़ाम होगा, जैसा कि हमने पीछे अभी बताया। 200 नंबर का रहेगा, जिसमें से हमको 200 नंबर में से उस नंबर का कट ऑफ पार करना पड़ेगा और सेक्शनल कट ऑफ पार करना पड़ेगा, जिसमें 200 नंबर का होगा। अब अगर जनरल बैंकिंग की बात करें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, तो रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, हिंदी या इंग्लिश कोई एक चीज़ इसमें से करना पड़ेगा। अब हम अगले की बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट कैडर में। स्पेशलिस्ट कैडर में प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेसर जैसे सीए है तो उनके अकाउंटेंसी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस तरह की चीज़ें उनको आएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन भी 40 नंबर का जो उनको पूरा करना होगा, इस तरह से है। कट ऑफ मार्क्स मेरिट डिसाइड होगा, उसके हिसाब से हमको बनाया जाए। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लें, कोविड की वजह से प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो ओबीसी SC ST को कराया जाता था अभी पोस्टपोन कर दिया गया। शायद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो शायद ना हो। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लें तो एग्ज़ाम सेंटर हर जगह नहीं है, कुछ डेफिनेट जगह पे है, वहीं पे करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी पता चल जाने हैं। फॉर्म भर लेंगे हम लोग, फ़ोटो का साइज वगैरह देख करके। IBPS की साइट पे जाना, IBPS www.https://ibps.in, इस साइट से जा कर के हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई करते समय हमको क्या क्या स्कैन करके रखना, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, इतनी सारी चीज़ों को हमको स्कैन करके अपने पास रखना है, जो ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय। अब देखिए सेंटर क्या हाँ कहाँ पे है इसका, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। एग्ज़ाम का डेट देखिए, आप रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं, 1 जून से लेकर के 21 जून तक। फी पेमेंट 1 जून से 21 जून तक। अगर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगा तो 10/7 को होना है, और ट्रेनिंग कब से होगा, 17/7 से मिला करके 22/7 तक के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। अब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करें तो ये जुलाई से अगस्त में जाएगा। डाउनलोड की बात करें तो जुलाई से अगस्त में जाएगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें प्रीलिम्स के लिए तो अगस्त में जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो सितंबर महीने में जाएगा। इसी तरह आगे हम बात करें मेंस एग्ज़ाम आपका जो डाउनलोड कार्ड करेंगे सितंबर में, एग्ज़ाम सितंबर में होगा, रिजल्ट का डिक्लेरेशन अक्टूबर में होगा। अगर इंटरव्यू होना है, अगर इंटरव्यू होना अप्लीकेबल है तो हमको अक्टूबर नवंबर में होना, और रिजल्ट का डिक्लेरेशन हमारा जनवरी महीने में आ जाएगा, और फरवरी मार्च तक हमें ज्वाइनिंग हो जाती है। अच्छा, अब सीटों की बात कर ले तो क्लर्कियल की सीटें लगभग 4,500 है, और ऑफिसर की बात कर ले तो लगभग 4500 सीटें हैं, 2500 सीटें हैं। अब इसमें देखिए कुछ NR दिख रहा, मतलब रिस्पेक्टिव बैंक है नॉट रिपोर्टेड एट, ये बाद में बताएंगे वैकेंसी कितनी आएगी। अभी जो ऑफिसर की 2500 है और क्लर्क की 4500 है, ये टेंटेटिव है, ये बाद में सीटें बढ़ भी सकती हैं। जिन बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं किया नॉट रिपोर्टेड, वो बाद में रिपोर्ट करेंगी, तो रिजल्ट आने से पहले ये लोग अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर देंगे, उसी हिसाब से वैकेंसी बढ़ सकती है। ये सारी वैकेंसीज हैं। अब एक लास्ट स्टेप बचता है। अब देखिए एग्ज़ाम सेंटर प्रीलिम्स के, जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो इतने सारे ज़िलों में हो रहा प्रीलिम्स, वहीं मेंस गुंटूर, कुरनूल और विजयवाड़ा में हो रहा। अगर हम बिहार की बात कर लें तो इतने सारे ज़िलों में बिहार में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा, और मेंस की एग्ज़ाम की बात कर लें तो केवल इतने जगहों पे हो रहा। अब हम बात कर लेते हैं
किसी और स्टेट की, जैसे हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इतने सारे जगहों पे हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन मेंस के प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ केवल 3 शहरों में हो रहा है। इस तरह से अगर किसी को बैंक में नौकरी करनी है तो ये इस एग्ज़ाम को पास करना होगा। अब हमने ओवरऑल अगर संक्षेप में बताएं इस एग्ज़ाम के बारे में, IBPS इसकी नौकरी दिलाएगा। अब इसमें से 4 तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, एक कलर का, एक ऑफिसर स्केल 1 का, एक ऑफिसर स्केल 2, एक ऑफिसर स्केल 3। स्केल 2 उनके लिए है जो बैंक में ऑलरेडी 2 साल काम कर चुके हैं। स्केल 3 उनके लिए जो बैंक में 5 साल काम कर चुके हैं। यानी कोई फ्रेशर है उसके लिए केवल 2 फॉर्म भर सकता है, वो कलर का और ऑफिसर स्केल 1 का। और इसमें कलर में केवल 2 स्टेज का है, एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना, दूसरा मेंस का एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू इसमें नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 में बात करें, ये 3 स्टेज में है, प्रीलिम्स देने, मेंस देने, इंटरव्यू देने। ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात करें तो केवल एक रिटेन एग्ज़ाम देना, इसके बाद इंटरव्यू देना। इसमें ध्यान ये देना है आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ये सब पढ़ना। अब सबको इक्वली पढ़ना है। इक्वली नहीं पढ़ेंगे तो किसी में ज़्यादा नंबर आएगा, किसी में कम नंबर आ जाएगा, तो सेक्शनल कट ऑफ आप पार नहीं कर पाएंगे, जो आप फिर से सिलेक्शन होने के लिए आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का है, तब तक आप फॉर्म अप्लाई करिए, भरिए और अच्छे से पढ़िए। भगवान करे आप लोग का IBPS RRB में सिलेक्शन हो, अपने अपने घर के आसपास में पोस्टिंग मिले। आप धन्यवाद।